नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। और आज हम बात करेंगे मल्टीपल सोलार वेंडर्स से कोटेशन लेने के बाद हमें किसे चुनना चाहिए। अगर आपको सोलार लगाना है तो आपको लगेगा एक सोलार वेंडर या सोलार इंस्टॉलेशन करने वाली एक फर्म या बंदा जो आपको ये अब सोलार सेटअप करके दे। मार्केट में कई लोग हैं जो सोलार इंस्टॉलेशंस करते हैं, लेकिन बहुत से नए लोग भी हैं जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो भी वो आके खुद को एक बहुत अच्छे इंस्टॉलर जताने की कोशिश करते हैं। तो आज हम ऐसी एक चेकलिस्ट को देखेंगे जिससे हम एक अच्छे वेंडर को चूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब आपके पास कोई भी सोलार इंस्टॉलेशन के लिए कंपनी या बंदा अप्रोच होता है और आपको कोटेशन देता है, कोटेशन में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कॉस्ट ऑफ टोटल सिस्टम विथ सब्सिडी एंड विदाउट सब्सिडी। ये सब्सिडी चीज़ ऐसी है कि ये हाईली वेरिएबल है, आप किस स्टेट में या किस सिटी में भी रहते हो उसके ऊपर, और हर जगह पे अलग अलग पॉलिसीज़ है। कहीं पे देते नहीं हैं, कहीं पे बहुत डिलेड आती है, कहीं पे बहुत इजीली मिल जाती है। अगर आपका सोलार वेंडर आपको ये कहता है कि आपके एरिया में सब्सिडी मिलती है और इजीली अवेलेबल है, तो उसने वो सब्सिडी की अमाउंट आपसे आपकी सब्सिडी आने के बाद लेनी चाहिए। तब तक उसको भी उस अमाउंट के लिए होल्ड करना चाहिए। दूसरी बात, आपको इन्होंने सारे पैनल ऑप्शंस देने चाहिए, चाहे वो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल हो, चाहे वो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल हो, इन्वर्टर चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे इन्वर्टर माइक्रो हो, जो भी हो, उन्होंने सारे ऑप्शंस तो प्रेजेंट करने चाहिए। उसके बाद ये आपकी चॉइस होगी कि आप क्या चुनते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये 4 कंपनी और ये 4 इनसे मेरा टाई अप है तो बस आप इनमें से ही चूज करो। नहीं, हर एक मैन्युफैक्चरर के पैनल की एफिशिएंसीज डिफरेंट है, जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखिए। इन एफिशिएंसी के हिसाब से हमें पैनल चॉइस करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर आपको एक किसी कंपनी का पैनल चाहिए और वो आपके इंस्टॉलर के पास अवेलेबल नहीं है, तो उसने आपको ये भी ऑप्शन देना चाहिए कि आप पैनल बाहर से लेके आओ और वो आपको इंस्टॉल करके दे। इस समय सारी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर जो लेबर इंटेंसिव है वो उसने आपके लिए करनी चाहिए। अगर वो कहता है कि वो करेगा तो ये सारी बातें आप आपके कोटेशन में रिटर्न में लिख के लीजिए, ताकि बाद में कोई सिस्टम बनने के बाद वाद विवाद ना हो। अगर तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो दोस्तों, ये जो सोलार इंस्टॉलेशंस है ऑन ग्रिड खास करके, उसके लिए हमें गवर्नमेंट की काफ़ी परमिशंस की ज़रूरत है। गवर्नमेंट से ज़्यादा हमारी पावर कंपनी जो आपके इधर आपको सप्लाई देती है, उससे आपको आपका प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले एक परमिशन लेनी पड़ती है। एक बार उन्होंने कह दिया कि हाँ आप प्रोजेक्ट आगे चालू कर सकते हो, फिर आप उस प्रोजेक्ट को कमेंस कर सकते हो। कमेंस होने के बाद जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, तब वो ग्रिड को टाई करते वक्त भी पावर कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स आपके उसकी आइलैंडिंग टेस्ट करते हैं। माने जैसे ही पावर कट होती है कि आपकी सिस्टम बंद होती है कि नहीं, इसे टेस्ट करते हैं। ये होने के बाद वो आपको अप्रूवल देते हैं। आपकी पावर कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन होता है जो ज़्यादातर 25 साल के लिए होता है। इसी के साथ साथ आपको आपका एग्जिस्टिंग मीटर निकाल के एक बाई डायरेक्शनल मीटर लगाना पड़ता है। कई बार ये बाहर से खरीदना पड़ता है हमें प्राइवेटली, और फिर इसे अप्रूव करवाना पड़ता है आपके पावर कंपनी से। आपको अगर सिस्टम बड़ी है तो आउटपुट मीटर की भी ज़रूरत होगी, जिसकी भी अप्रूवल प्रोसीजर सेम है। तो ये काफ़ी सारे अप्रूवल्स का मामला इसमें आ जाता है। तो आप देखें कि ये सारे अप्रूवल्स आपका इंस्टॉलर करे, ना कि आप, क्योंकि अगर कहाँ से कैसे काम निकलवाना है इनको मालूम है तो ये फटाफट होने वाली चीज़ है, वरना इन चीज़ों के लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके वेंडर ने आपके लिए करनी चाहिए, और आपको एक टर्न की सॉल्यूशन, माने जैसे आप गाड़ी में चाबी लेके शोरूम से चाबी लेते हैं और शुरू कर दिया, आपको कोई झंझट नहीं है, वैसे आपको एक टर्न की सॉल्यूशन देना चाहिए। अभी चौथी बात मैं करूं तो यहाँ पे एक देखने लायक है कि जनरली कोटेशन आपके मेन सिस्टम का और सब चीज़ों का डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का बहुत लोग दे देते हैं, लेकिन
आपके एसी साइड जो आपका पुराना डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है या आपका जो मीटर है, बहुत बार सोलर इंस्टॉलेशन करने के बाद हमें इसे भी बदलने की या इसे अपग्रेड करने की नौबत आ जाती है। ऐसे समय पे आपने ये भी देखना चाहिए कि आपके इंस्टॉलर ने क्या इस चीज़ का कोटेशन आपको देते वक्त ऐड किया है, या ये एक ऐसी प्राइस होगी जो आपको बाद में देनी है। अब ये बेसिक सारी चीज़ें देख ली, जो बहुत सी मैं क्या करूँगा नहीं करूँगा ये आपके और आपके इंस्टॉलर के बीच में एग्रीमेंट्स में हो जाती है या कोटेशन में हो जाती है फॉर दैट मैटर। पेमेंट टर्म्स जनरली अपफ्रंट पूरा पेमेंट ना करें। जैसे जैसे स्टार्टिंग में सिस्टम इनिशियल होते वक्त थोड़ा पैनल जैसे आते हैं उसके बाद पैनल का पेमेंट, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप पेमेंट करें। पूरा पेमेंट एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एक बार ये सारी बातें हो जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पुराने प्रोजेक्ट्स देखें जो आपके इंस्टॉलर ने कंप्लीट किए हैं, और यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि जनरली थोड़े बड़े प्रोजेक्ट जो 5 kVA के आसपास है उसे देखें। जब नंबर ऑफ पैनल्स बढ़ जाते हैं तब उन्होंने कैसे वायर्स लेके जा रहे हैं, वायर का गेज क्या है, ये देखना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि सिस्टम बड़ी होती है। दोस्तों, आपके सिस्टम की एटलीस्ट लाइफ स्पैन 25 साल तक तो ज़रूर है, तो जो उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया है, वायरिंग के लिए जो केबल ट्रेज यूज़ की है वो मेटालिक होनी ज़रूरी है। बहुत बार कॉस्ट बचाने के लिए इंस्टॉलर्स प्लास्टिक ट्रे यूज़ करते हैं जिनकी लाइफ 4-5 साल से ज़्यादा तो मिलने नहीं वाली है। तो आप जाके ये देखें कि उसने किस प्रकार से सिस्टम को डिज़ाइन किया है, किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया है। इसके साथ साथ आप ये भी बात देखें कि जब आपके यहाँ इंस्टॉलेशन हो रही है उसके एक रफ स्केच आपको वो प्रोवाइड करें। उसमें ये ज़रूर सुनिश्चित कर लीजिए कि हर पैनल आपको एक्सेसिबल है। इंडिया में हमारे इधर बहुत डस्ट होने के कारण डस्ट एक इशू है। इसके साथ साथ जो पंछी है वो हमारे पैनल काफ़ी ख़राब कर देते हैं और इससे हमारे पैनल का प्रोडक्शन ज़्यादा कम होता है धूल से, तो इसे भी साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ऐसा डिज़ाइन उनसे बना लीजिए ताकि आप हर पैनल को एक्सेस करके साफ़ कर सकें। इसके साथ आप ये भी सुनिश्चित कीजिए कि आपका जो वेंडर है वो इस बिज़नेस में एटलीस्ट पिछले 5-6 साल से हो। हाँ, ऐसे तो होगा नहीं कि आपको कोई ऐसा वेंडर मिल जाए जो पिछले 15-20 सालों से इसमें काम कर रहा है। 5-6 सालों का एक्सपीरियंस होने वाले वेंडर को आपका काम देने का एक फ़ायदा ऐसा है कि नेक्स्ट 25 साल तक तो भी बिजनेस कर रहा हो या बिजनेस करने की क्षमता रखता हो, ताकि जब आपको कोई वारंटी क्लेम या कोई प्रॉब्लम आए तो आपको वो सॉल्व करके दे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप उसके पास प्रॉब्लम लेके जाओ और उन्होंने उसमें काम करना बंद कर दिया है। तो इस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ कई बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो हम हमारे अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। वहाँ पे हम बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें से ये तो पता चल ही गया होगा कि आपको वेंडर को कैसे चूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो सब्सक्रिप्शन बटन दबा के बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें। मैं अगली बार आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।